साथियों, पिछले कई सालों से हमारा देश ग्लोबल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि इंडिया आज के दौर में फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, यानी कि दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत आज की डेट में। हालांकि करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 23-24 की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ बताऊं, तो आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है वह 6.4 है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी रहने वाला है। इसके अलावा इस साल इंडिया G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और साथियों, ये माइलस्टोन हासिल करने में हमें बहुत मेहनत करी है और कई लंबा समय लगा है हमें अध्यक्षता मिलने में। लेकिन इन सब अचीवमेंट के बाद जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो हमें अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर इंडिया और चाइना लगभग एक साथ ही आज़ाद हुए थे, जहाँ पर इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था और चाइना 1949 में। इसके साथ ही साथ दोस्तों, दोनों देशों के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी लगभग समान थे उस वक्त। लेकिन आज के दौर में चीज़ें बिल्कुल बदल सी गई हैं साथियों। जहां आज की चाइना की पर कैपिटा इनकम $12,732 है एनुअली, और वहीं पर इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2000 या $2300 के आसपास खड़ा हुआ है। दोस्तों, चाइना ने पॉवर्टी को लगभग एलिमिनेट ही कर दिया है, ख़त्म सा ही कर दिया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एज़ पर चाइनाज नेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से 2013 के साल में चाइना के अंदर 8.5% लोग गरीबी में थे, लेकिन आज वही नंबर डिक्रीज होकर 1.7% पर आ गया है। और इसकी दूसरी तरफ इंडिया में आज भी गरीबी बहुत है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वे भारत में ही रहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2011 और 2019 के बीच में 2019 के बीच अध्यक्ष गरीबी थी। अब है लगभग 12.3% से कम होकर 2011 में 22.5% से घटकर 2019 में 10.2% हो गई है। इसके अलावा बैंक के एक वर्किंग पेपर में भी बताया गया है कि रूरल पॉवर्टी 2011 में 26% से घटकर 2019 में 11.6% हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एज़ पर इंडियन नेशनल पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ है, और अर्बन क्षेत्र जो हैं, शहरी इलाके, वहाँ पे 1000 रुपये पर पर्सन पर मंथ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इन सब बातों का कारण क्या है, क्यों आज भी आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हम चीन से कहीं ना कहीं पीछे हैं, और जो समस्या मैंने आपको बताई वो आज भी देश के अंदर 75 साल होने के बाद भी देश के अंदर मौजूद है। आइए जानते हैं क्या है वो समस्या, प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर पर। दोस्तों, इकोनॉमिक फैक्टर में करंट डेफिसिट हमेशा से एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडिया के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो करंट डेफिसिट का मतलब होता है जब कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है तो सारे इंपोर्ट और सारे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट रेडी किया जाता है जिसमें क्रेडिट और डेबिट अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिनसे कोई लॉन्ग टर्म एसेट या लाइबिलिटी पर असर पड़ रहा हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आप सभी को बताऊं, लोन लेना एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और वहीं पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई, एसेट क्रिएट करता है। और इस टाइप के एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, हम लोग अब करंट अकाउंट की बात करें तो उसमें वो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनसे एसेट और लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा साथियों, करंट अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड अकाउंट, दूसरा इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट के अंदर गुड्स के ट्रेड को रिकॉर्ड किया जाता है,
एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सभी को बताऊं तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा। और वहीं जो इनविजिबल अकाउंट में जो सर्विसेज आती हैं, जो जो चीज़ें ऐड करते हैं उसमें सर्विसेज होती हैं, गिफ्ट हो गया, डोनेशन, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं इनविजिबल अकाउंट में। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट का नेट सम नेगेटिव होता, यानी कि जो टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज अगर इंपोर्ट से कम होते हैं तो करंट डेफिसिट होता है। और साथियों इंडिया के केस में हमेशा ज़्यादातर करंट डेफिसिट ही देखने को मिलता है। एक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ज़्यादातर जो चीज़ें हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में हम अपना एक्सपोर्ट कम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी को कहते हैं करंट डेफिसिट। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडिया का करंट डेफिसिट अकाउंट $38.7 बिलियन था, और इसमें से जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट था वह $189.4 बिलियन का डेफिसिट था, और इनविजिबल अकाउंट के अंदर $157.7 बिलियन का सरप्लस मौजूद था। पर सवाल अब ये आता है कि वाई इज़ द करंट अकाउंट डेफिसिट इज सो बैड फॉर इकोनॉमी। करंट डेफिसिट इकोनॉमी के लिए घातक क्यों है? और इसके जवाब में हमें साथियों 1999, 1991, 1992 के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में देखने को मिलता है। 1991 के क्राइसिस के टाइम इंडिया की सिचुएशन लगभग आज के श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी थी, और उस समय जो देश का सेंट्रल बैंक था, एपिक बैंक यानी कि जो आरबीआई, उसके पास लगभग 2 हफ्ते के ही पैसे बचे थे इंपोर्ट परचेस करने के लिए। और जो बड़े बड़े बिजनेसेस थे, इन्वेस्टमेंट्स फर्म थी, और भी जो बड़े घराने थे बिजनेसेस के, वो कहीं ना कहीं लगभग बैंक करप्सी की कगार पर खड़े थे उस वक्त। अगर मैं संक्षेप में बताऊं, इन नट शेल कहें तो जो इस क्राइसिस ने देश की पूरी इकोनॉमी को छिन्न भिन्न करके रख दिया था, ब्रेक करने का काम किया था लगभग। और उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट था। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बना रहा किसी भी देश की इकोनॉमी में, तो साथियों वह घातक साबित हो सकता है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट होना मतलब देश का जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेक्स, उसका कम होना। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो जो फॉरेन रिजर्व है वो धीमे धीमे कम होगा। अगर फॉरेन रिजर्व कम होगा तो कोई भी देश अपने जो इंपोर्ट्स हैं उनको फाइनेंस नहीं कर पाएगा, परचेज नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयात नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जो देश ने कर्ज ले रखा है उनका कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में देश कहीं ना कहीं बैंक करप्ट की कगार पर बढ़ने लगता है, और कई बार बैंक करप्ट हो भी जाता है, जैसा कि हमने श्रीलंका का उदाहरण अभी हाल ही में देखा। और उसके अलावा जब ये सब क्राइसिस चल रहे थे, उसके बाद जो उस समय की भारत सरकार थी 1991 की, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में, उनकी गाइडेंस के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया, भारत की इकोनॉमी को खोला गया, तब जाके कई सारे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से आज हम देख पाते हैं भारत कहाँ खड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट है, अगर वहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है वह करंट अकाउंट को बैलेंस कर देता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू आता है वह डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़ा होता है। और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगा, जैसे कि हमने अभी रशिया यूक्रेन वॉर देखा, या फिर मान लीजिए जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था 2009 में, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरी दुनिया भर में पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है किसी कंट्री के लिए, क्योंकि जो इकोनॉमी पे पानी फिर सकती है किसी पे। इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट होना एक चिंता की बात है। अगर कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस आता है वो अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जुड़ा होता है, इसीलिए वो थोड़ा वोलाटाइल होता है। यही कारण है, करंट अकाउंट सरप्लस जो है बैलेंस कर देता है करंट अकाउंट डेफिसिट को। यही कारण है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन रिजर्व्स, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो कम भी हो जाता है जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और लोन इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड का भी बाहर जाना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो उसका प्रॉफिट भी स्वाभाविक सी बात है बाहर ही जाएगा। तो इसीलिए
ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता। हमारा फॉरेन रिजर्व ज़रूर बढ़ रहा है लेकिन वह इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। ये तो थी कुछ प्रॉब्लम करंट डेफिसिट को लेकर। आइए जानते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। हाउ कैन रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट होने का सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया का नेट इम्पोर्टर होना एनर्जी बिल्स में। और इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का नेट इम्पोर्टर होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या फिर रोल प्ले करता है, क्योंकि हम आज की डेट में देखा जाए तो एक नेट इम्पोर्टर है एनर्जी का, फॉसल फ्यूल्स का। आज की डेट में जो इंडिया है वह लगभग 80% ऑफ आर टोटल एनर्जी डिमांड्स को बाहर से फुलफिल करता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से बताया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमने जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया था वह लगभग 4 लाख के आसपास था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 4,59,779 करोड़। और वहीं पे ये अगले साल बढ़कर साथियों डबल हो गया, जस्ट 8,99,312 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल, फॉसल फ्यूल्स, इन सब चीज़ों पे। और जो क्रूड ऑयल और नेचुरल ऑयल जैसे फॉसल फ्यूल हैं, हमें अपनी इस पे डिपेंडेंस कम करनी होगी। ऐसे सोर्सेज पे हमें अपनी डिपेंडेंस कम करनी होगी और हमें जैसे कि दूसरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। और कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल से जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें कहीं ना कहीं स्विच कर लेना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे देश की सरकार है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर कदम उठा रही है, नई नई चीज़ें, पॉलिसीज़ लागू कर रही है पीएलसी के थ्रू, जो पीएलसी इंसेंटिव स्कीम आई थी उसके थ्रू। उसके अलावा साथियों, इंडिया ने टारगेट सेट किया है 50% एनर्जी का फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स बाय 2030। मतलब इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। उसके अलावा आप बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर देख पा रहे होंगे, इसमें लिखता है इंडिया अचीव 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अहेड ऑफ स्केड्यूल। मतलब ये कि आज हमने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को टारगेट को समय से पहले कहीं ना कहीं पूरा कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और इंडिया ने टारगेट रखा है साथियों 25% का, इसमें अभी 10% है, 2030 तक 25% का टारगेट रखा है। देखना होगा इंटरेस्टिंग कब तक हो पाता है वो। इसके अलावा साथियों, जो गोल्ड है वो भी कहीं ना कहीं, गोल्ड का इंपोर्ट करना भी एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन रहा है। इससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी बोझ पड़ता है, क्योंकि गोल्ड को इंडिया में ऐसा ट्रेडिशनली बहुत फॉलो किया जाता है। लोग वाग अपने शादी वगैरह इन सब चीज़ों में गोल्ड का कंजप्शन बहुत करते हैं। तो इसके लिए हमें जो सॉवरेन गोल्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करके वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक रीज़न है एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी सरकार जो है वो वीट एंड राइस पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है। उसको कहीं ना कहीं और भी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं पाम ऑयल वगैरह ये सब हम बाहर से मंगाते हैं, एडिबल ऑयल। तो इस फील्ड में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं अगर सरकार अपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो। कि जो सरसों है, यानी कि सरसों है, और भी जो कई सारी चीज़ें हैं, कॉटन वगैरह, इन सब के प्रोडक्शन में एक इंसेंटिव दिया जाए, फार्मर्स को थोड़ा और ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बजाय बाहर के देश से इंपोर्ट करने के। जैसे कि एडिबल ऑयल और भी कई तरीके के ऑयल होते हैं, कुकिंग ऑयल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।